बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अंजलि अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। अंजलि के पिता बहुत समय पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अंजलि की माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर ही थी। अंजलि अपना घर चलाने के लिए, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए घर में सिलाई करती थी। अंजलि सिलाई के साथ साथ अपने स्कूल की पढ़ाई भी करती थी। अंजलि के घर के बराबर में एक काव्या नाम की लड़की रहती थी जो बहुत अमीर थी। उसे अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। वह भी अंजलि के साथ उसी के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन काव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे बहुत सुंदर ड्रेस चाहिए, मुझे कल अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है और हाँ, एक सुंदर घड़ी भी चाहिए। काव्या, अगर तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है तो इसका ये तो मतलब नहीं तुम हमेशा ऐसे ही फिजूल में खर्च करती रहो। कल ही तो तुमने 50,000 की शॉपिंग की थी और आज फिर तुम शॉपिंग करने की बात कर रही हो। बेटा, इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। तुम अंजलि को ही देखो, वह कितनी गरीब है। अपना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में सिलाई करती है और स्कूल में भी पढ़ने जाती है। तुमसे अच्छे नंबर लेकर आती है। तुम्हारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, तुम अच्छे ट्यूशन पढ़ती हो, फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आती। बस तुम्हें अपनी धन दौलत पर ही घमंड है। क्या मम्मी, आप हमेशा अंजलि की ही तारीफ करती रहती हो। अंजलि ऐसी है, अंजलि वैसी है। मुझे नहीं बनना उस जैसा गरीब। पापा किस लिए कमाते हैं? ताकि मैं उन पैसों को खर्च कर सकूं। लाइए, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। नहीं, आज मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। इस तरह से तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। पहले तुम मुझे 10वीं की कक्षा में अच्छे नंबर ला कर दिखाओ, फिर तुम जितनी चाहोगी तुम्हें उतनी शॉपिंग करा दूंगी। ठीक है, अब जाओ पढ़ाई करो। ऐसा कहकर काव्या की माँ काव्या को पढ़ने भेज देती है। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है कि अंजलि की वजह से उसकी माँ ने उसे कितना सुनाया। अगले दिन काव्या स्कूल जाती है। तभी उसकी कुछ फ्रेंड काव्या से कहती हैं, अरे यार काव्या, तू स्कूल में क्या कर रही है? तू तो आज अमित के साथ घूमने जा रही थी, फिर तू स्कूल में क्या कर रही है? संजना, लगता है काव्या को अमित ने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। कल हमसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वह एक नई सुंदर ड्रेस और एक घड़ी लेकर आएगी और उसे पहनकर अमित के साथ घूमने जाएगी। क्या हुआ जो तुम अमित के साथ घूमने नहीं गई? देखो संजना प्रीति, मेरा ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले ही उस गंवार गरीब अंजलि की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे इतना सुनाया है। कहा है मुझे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आने होंगे, तभी वो मुझे शॉपिंग करने देंगी और बाहर जाने की अनुमति देंगी। अब तुम ही बताओ यार, मेरा पढ़ने में कहाँ मन लगता है। उस अंजलि की बच्ची की वजह से मुझे स्कूल आना पड़ा, वरना मैं अभी अमित के साथ घूम रही होती। वैसे काव्या, कहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूं। अंजलि गरीब है, अगर तुम उसकी किताबें फाड़ कर फेंक दो तो वह दोबारा से किताबें नहीं खरीद पाएगी। अगर उसके पास किताबें नहीं होंगी तो वह पढ़ाई कैसे करेगी? और अंजलि के बाद एक तुम ही हो जो हमसे अच्छे नंबर लेकर आ जाती हो। बस अपनी माँ को दिखा देना, उसके बाद तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। अरे वाह, ये तो तुमने कितना अच्छा आइडिया दे दिया। देखो वो अंजलि गरीब आ रही है, चलो इसका बैग छीनकर फेंक देते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे आती है स्कूल में फर्स्ट। ऐसा कहकर काव्या और उसकी फ्रेंड अंजलि के पास जाती हैं। उसे पहले तो बहुत परेशान करती हैं, फिर उसका बैग छीनकर उसकी सभी किताबें काव्या फाड़ कर फेंक देती है। यह देखकर अंजलि बहुत रोती है और वह काव्या से कहती है, काव्या, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने मेरी सभी किताबें फाड़कर फेंक दी। तुमने विद्या का अपमान किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किताबें दोबारा से खरीद सकूं और एग्जाम आने वाले हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम बहुत बुरी हो काव्या, बहुत बुरी। देखो तो बेचारी कैसे रो रही है। तेरी वजह से मुझे मेरी मम्मी ने बहुत सुनाया। अब देखती हूँ तू मुझसे ज्यादा कैसे नंबर लेकर आती है। मैं मम्मी को दिखा दूंगी कि वह गरीब कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर काव्या और उसकी फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी अंजलि रोते हुए घर चली जाती है। अंजलि घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। तभी उसकी माँ अंजलि से कहती है, कोई बात नहीं अंजलि बेटा, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है और तुम्हें किताबों की ज्यादा जरूरत है। तुमने जो पैसे मेरी दवाइयों के लिए रख रखे हैं, तुम उन्हीं से अपनी किताबें खरीद कर ले आओ और परीक्षा की अच्छे से तैयारियां करो बेटा। नहीं माँ, कोई बात नहीं,
अगर मैं इस साल फेल हो जाती हूँ, मगर आपकी दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको एक समय दवाई नहीं मिलती तो आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मैं रात दिन सिलाई करूँगी और इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगी, अगर मेरी किताबें कोई फाड़े तो मैं उन्हें दोबारा से खरीद सकूँ। माँ, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर अंजलि अपनी माँ की दवाइयाँ लेने चली जाती है और जैसे ही अंजलि दवाइयाँ लेकर घर वापस आती है तो अंजलि देखती है उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी माँ अंजलि से कहती हैं, अंजलि बेटा, लगता है मेरे जाने का समय आ गया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की हैं बेटा। ये है मेरा शादी का घाघरा है, इसे हमेशा अपने पास रखना। यह है मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हें मेरी कमी को महसूस नहीं होने देगा बेटा। अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा रही, आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आ चुकी हूँ, ये लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए। देखिए माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। अंजलि अपनी माँ को जोर जोर से ऐसा कहकर उठाती है, लेकिन अंजलि की माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अंजलि बहुत रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। माँ के चले जाने के बाद अंजलि बिल्कुल उदास हो जाती है। कुछ समय बाद अंजलि अपनी माँ की दवाइयाँ वापस कर कर अपने लिए किताबें खरीद कर लेकर आती है और वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और 10वीं की कक्षा में फर्स्ट आती है। यह देखकर काव्या आग बबूला हो जाती है और सोचती है, मुझे लगा था इस बार ये फेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी सारी किताबें फाड़ दी थी और इसकी माँ भी इसे छोड़कर जा चुकी है। फिर भी अंजलि की बच्ची स्कूल में फर्स्ट आई है। पता नहीं अब मम्मी मुझे कितना सुनाएंगी। इसकी वजह से कहीं मम्मी मेरी पॉकेट मनी ही ना बंद कर दें। ऐसा सोचकर काव्या मन ही मन बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और वह काव्या से कहती है, काव्या, तुमने मुझे फेल कराने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सभी कोशिश नाकाम रही। अगर तुम इतना ज्यादा दिमाग पढ़ाई में लगाती तो शायद कुछ नंबर लाकर तुम भी पास हो जाती, मगर नहीं, तुम्हें तो मौज मस्तियां करनी है और दूसरे गरीब लोगों को परेशान करना है। देखो आज तुम किस तरह से फेल हो गई, 33 नंबर भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। काव्या को अंजलि की बातें बहुत बुरी लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि मन लगाकर पढ़ाई भी करती और खूब मेहनत से सिलाई भी किया करती थी। एक दिन अंजलि के पास एक बहुत धनवान लड़की आती है अपनी शादी का लहंगा सिलवाने के लिए और वह अंजलि से कहती है, अंजलि, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो। अगले हफ्ते मेरी शादी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी का लहंगा बहुत सुंदर तैयार करो। क्या तुम 1 हफ्ते में मेरा लहंगा तैयार कर दोगी? जी सुमन दीदी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी शादी का लहंगा बहुत सुंदर तैयार कर दूंगी। 5 दिन के अंदर अंदर आपका लहंगा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। आपको तो पता ही है मैं गरीब हूँ और लहंगा बनाने में कितना मटेरियल लगता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मटेरियल लाकर आपका लहंगा तैयार करूँ। तुम पैसों की चिंता मत करो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। मेरा लहंगा अच्छे से तैयार करना, ठीक है? अंजलि और सुमन की सभी बातें काव्या बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी यह बातें सुनकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। तूने मेरी स्कूल में बहुत इंसल्ट की थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तू मेहनत कर कर लहंगा तैयार कर और उसके बाद मैं क्या करती हूँ तू सोच भी नहीं सकती। ऐसा सोचकर काव्या वहां से चली जाती है और अंजलि रात दिन मेहनत कर कर 5 दिन के अंदर अंदर वह लहंगा तैयार कर देती है और वह अगले दिन स्कूल चली जाती है। लेकिन काव्या स्कूल नहीं जाती। अंजलि के स्कूल जाते ही काव्या अंजलि के घर में जाती है और जो अंजलि ने रात दिन मेहनत करके वह लहंगा तैयार किया था, उस लहंगे को काव्या बड़ी बेरहमी से जला देती है और लहंगा जलाने के बाद बहुत खुश होकर घर वापस आ जाती है। स्कूल से आने के बाद अंजलि लहंगे को इस तरह से जलता हुआ देखकर बहुत रोती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लहंगा कैसे जल सकता है? मैंने कितनी मेहनत से इसे तैयार किया था और 2 दिन बाद तो सुमन दीदी की शादी है, उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया था। ये सब क्या हो गया? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
ऐसा कहकर अंजलि बहुत रोती है। तभी अंजलि को किसी की आवाज आती है और अंजलि उस आवाज का पीछा करती है तो वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि अंजलि के माँ के घाघरे से आ रही थी। अंजलि ऐसे मत रो, ये तुम्हारी माँ का जादुई घाघरा है। माँ का जादुई घाघरा? कभी माँ ने इसके बारे में बताया नहीं। अंजलि, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जिस साधु ने तुम्हारी माँ को उनकी शादी पर यह जादुई घाघरा दिया था, उन्होंने इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था और उन्होंने कहा था ये जादुई घाघरा उनकी मृत्यु के बाद उनके संतान के काम आएगा। अब तुम मुसीबत में हो और तुम्हारी माँ का ये जादुई घाघरा अब तुम्हारे काम आएगा। अपनी माँ के जादुई घाघरे की बातें सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वह जादुई घाघरे से कहती है, माँ के जादुई घाघरे, मेरे सामने तुरंत बहुत सुंदर एक लहंगा आ जाए। अंजलि के इतना कहते ही अंजलि की माँ के जादुई घाघरे से एक सुंदर लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर अंजलि खुश हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और सुमन अपना लहंगा लेने आ जाती है। अपना इतना सुंदर लहंगा देखकर सुमन अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुमने तो सच में बहुत सुंदर लहंगा तैयार किया है। अब मैं हमेशा तुमसे ही कपड़े सिलवाया करूंगी। ऐसा कहकर सुमन अंजलि को पैसे देकर चली जाती है। अब अंजलि को अपनी पढ़ाई करने का पूरा समय मिलता है। वह सिलाई नहीं करती बल्कि जो भी कोई उससे सिलाई करवाने आया करता था तो वह अपनी माँ के जादुई घाघरे से लेकर उन्हें दे दिया करती थी। इसी तरह अंजलि एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और वह गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती है। एक दिन अंजलि अनाथ बच्चों को खाना और पैसे बांट रही थी। तभी उस लाइन में काव्या खड़ी थी। काव्या को देखकर अंजलि उससे कहती है, अरे काव्या, तुम अनाथ और गरीब बच्चों की लाइन में क्यों लगी हो? तुम तो बहुत अमीर हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत? तभी काव्या रोते हुए अंजलि से माफी मांगती है और उससे कहती है, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पहले तुम्हारी किताबें फाड़ दी, उसके बाद तुम्हारी मेहनत का बना हुआ लहंगा जला दिया। यह सब करने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे पापा का बिजनेस लॉस में चला गया, जिसकी वजह से हमसे सब कुछ छिन गया। हम बहुत गरीब हो गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था ना, उसकी सजा मुझे मिल गई। अंजलि कहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं, जैसे मैं गिर गई। मुझे माफ कर दो। अंजलि को काव्या की यह लाचारी देखकर बहुत दुख होता है और काव्या को भी अपने किए पर पछतावा होता है। इसलिए अंजलि काव्या को माफ कर देती है और उसकी बहुत मदद करती है। इसी तरह काव्या अंजलि की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है और अंजलि अपने माँ के जादुई घाघरे की मदद से लोगों की बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर नामक गांव में अंजलि अपने भाई सुमित और भाभी उर्मिला के साथ रहती थी। अंजलि जब 10 वर्ष की थी तब उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब अंजलि 16 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक सुमित ने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला था। सुमित और उर्मिला का भी अपना एक बेटा था, जुगनू। एक दिन अंजलि अपने भाई से कहती है, भैया, आज मुझे हमारे गांव का जो सबसे अच्छा मॉल है वहां से शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, चलो अभी चलते हैं। उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ऐसा कहकर सुमित अपनी बहन को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले जाता है। अंजलि बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस खरीदकर घर आ रही थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सुमित की तुरंत मृत्यु हो जाती है और अंजलि को छोटी मोटी चोटें आती हैं। सुमित की मृत्यु के बाद अंजलि की पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। उर्मिला अंजलि के पास आती है और उससे कहती है, मुझे तो पहले से ही मनहूस लगती थी। बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे पति को खा गई। मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। हमसे दूरी रहा कर, कहीं तो हम दोनों को भी न खा ले। भाभी, भैया के जाने का दुख मुझे भी बहुत है। कृपया करके मुझे इस तरह से परेशान तो मत कीजिए। भाभी, एक्सीडेंट के दौरान मुझे बहुत चोट लगी थी। मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दवाई दिला दीजिए। अब मुझे ज्यादा ड्रामा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप किचन में जो बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर, गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर सफाई कर। एक भी दिन का मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए। मनहूस। भाभी,
मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे हाथ और पैर में दर्द हो रहा है और आप मुझसे इतना सारा काम कराने के लिए कह रही हैं। मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। भाभी, कृपया करके मेरे ऊपर इतना जुल्म तो मत कीजिए। भैया को गए हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन से आपने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया और आज आप मुझसे इतना सारा काम कराने के लिए कह रही हैं। हाँ, 3 दिन हो गए मैंने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अगर ये सारा काम तूने नहीं किया तो तू भूल जा कि तुझे कभी कुछ खाने के लिए मिलेगा। मेरे पति को तो पहले ही खा चुकी है, अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। मनहूस, पता नहीं कितने लोगों को खाकर सांस लेगी। ऐसा कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। बेचारी अंजलि 3 दिन की भूखी, ऊपर से हाथ पैर में इतना ज्यादा दर्द। अगर काम नहीं करती तो उसे आज भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वह इतने दर्द में बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और उसके बाद अंजलि को खाने के लिए उर्मिला कल की सूखी रोटी चटनी के साथ देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी तरह उर्मिला अंजलि के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रही थी। एक दिन उर्मिला से मिलने उसकी फ्रेंड आती है और वह उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तेरे घर की नौकरानी तो बहुत अच्छी है, पूरे घर को कितनी अच्छी तरह चमका रखा है। काश ऐसी नौकरानी मुझे मिल जाए तो मैं उसे पूरे 20,000 रुपए महीने के दूंगी। मेरे घर की नौकरानी मेरे घर की बिल्कुल भी अच्छी सफाई नहीं करती। उर्मिला अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर खुश हो जाती है। उसे 20,000 रुपए का लालच आ जाता है। तभी उर्मिला अंजलि को अपने पास बुलाती है और अंजलि की तरफ इशारा करते हुए अपने फ्रेंड से कहती है, देखो दिव्या, ये रही मेरे घर की नौकरानी। तुमने अभी कहा था ना, अगर मेरी नौकरानी तुम्हारे घर काम करेगी तो तुम उसे 20,000 रुपए तनख्वाह दोगी। फिर तो तय रहा, आज से मेरे घर की नौकरानी तुम्हारे घर काम करेगी। ठीक है, लेकिन मुझे 20,000 रुपए एडवांस चाहिए। उर्मिला, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए एडवांस दे देती हूँ। अगर तुम्हारी नौकरानी मेरे घर काम करेगी तो तुम्हारे घर में काम कौन करेगा? दिव्या, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपने लिए दूसरी नौकरानी ले आऊंगी। दिव्या उर्मिला को 20,000 रुपए एडवांस देकर चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद अंजलि उर्मिला से कहती है, भाभी, आपने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे नौकरानी क्यों बताया? और क्या अब मैं उनके यहाँ काम करने जाया करूंगी नौकरानी बनकर? हाँ, अब तो दिव्या के यहाँ काम करने जाया करेगी और घर का भी सारा काम तू ही करेगी। ये मत सोचना कि तुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह 4 बजे उठकर तू पूरे घर की सफाई करेगी और 6 बजे दिव्या के घर जाकर पूरे दिन उसका काम करेगी और शाम को आकर खाना भी तू ही बनाएगी। मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, कृपया करके मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार तो मत कीजिए। इतना सारा काम कर करके एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। भाभी, मैं पूरे घर का काम कर तो रही हूँ, मुझे दिव्या आंटी के यहाँ काम करने के लिए मत भेजिए। अंजलि उर्मिला के सामने बहुत रोती है कि वह दूसरों के घर में उसे झाड़ू पोंछा करने के लिए ना भेजे, लेकिन उर्मिला अंजलि के ऊपर जरा भी तरस नहीं खाती। बेचारी अंजलि सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दिव्या के यहाँ काम करने जाया करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इतना ज्यादा काम कर करके अंजलि के हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन अंजलि उर्मिला से कहती है, भाभी, मैं घर का सारा काम करती हूँ और काम करने के लिए बाहर भी जाती हूँ। इतना ज्यादा काम कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए। आज दिव्या आंटी के यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। आप उनसे मना कर दीजिए कि मैं आज काम करने नहीं आऊँगी। अगर मैं आज काम करने गई तो मेरे हाथ के छाले फूटकर नासूर बन जाएंगे। भाभी, आप अपने फ्रेंड से फोन कर मना कर दीजिए ना। अंजलि की बातें सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वह अंजलि के एक थप्पड़ मारकर उससे कहती है, क्यों मनहूस, उसके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और वह अपने गेस्ट हाउस की सफाई कराना चाहती है। अगर तू आज काम करने नहीं जाएगी तो आज के बाद तुझे अपने घर काम करने नहीं बुलाएगी और मुझे जो 20,000 रुपए महीने के मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप काम करने के लिए जा, तेरे हाथ में छाले हैं चाहे कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानती। अंजलि उर्मिला के पास बहुत आस लगाकर आई थी कि वह अपने फ्रेंड को फोन कर मना कर देगी, लेकिन उर्मिला को तो 20,000 रुपए का लालच था। उसे 20,000 रुपए के सामने अंजलि के हाथों के छाले नजर नहीं आ रहे थे। अंजलि अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है।
माँ, जब मैं 10 वर्ष की थी तो आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आप दोनों के जाने के बाद सुमित भैया ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, लेकिन भैया भी मुझे छोड़कर चले गए। माँ, आपको स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि भाभी मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। घर का भी काम कराती है और बाहर भी काम करने के लिए भेजती है, और भाभी मुझे खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। माँ, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके आप लोगों के पास आ जाऊं। कम से कम भाभी के अत्याचार से तो छुटकारा मिल जाएगा माँ। ऐसा कहकर अंजलि बहुत रो रही थी। तभी अंजलि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, अंजलि बेटा, आत्महत्या करने की बातें नहीं करते। आत्महत्या तो सिर्फ कमजोर लोग क्या करते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। वह उर्मिला का कितना जुल्म और अत्याचार सहन कर रही है। मेरी बच्ची, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे आज एक जादुई झाड़ू देती हूँ। माँ, आज आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ सुनने के बाद मेरी सब दुख परेशानी छूमंतर हो गई। माँ, जादुई झाड़ू, इससे क्या होगा? अंजलि बेटा, एक बार हमारे घर एक बूढ़ी महिला आई थी। मैंने उनकी बहुत सेवा की और उन्होंने मुझे सेवा के बदले एक जादुई झाड़ू दी, लेकिन कभी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। मगर बेटा, अब उस जादुई झाड़ू का तुम इस्तेमाल करोगी। तुम उस जादुई झाड़ू से जो भी कुछ कहोगी तुरंत हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जादुई झाड़ू से खाने के लिए स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे। तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। जादुई झाड़ू मेरे पुराने बक्से में रखी है। अंजलि अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी अपनी माँ का पुराना बक्सा खोलकर देखती है तो उसे जादुई झाड़ू मिल जाती है। जैसे ही अंजलि जादुई झाड़ू को हाथ लगाती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह जादुई झाड़ू को लेकर दिव्या के घर चली जाती है। अंजलि एक तरफ आराम से बैठ जाती है और जादुई झाड़ू पूरे घर का काम कर देती है। पूरा घर चमक रहा था। तभी दिव्या अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि बेटा, तुमने तो चुटकियों में घर को साफ कर दिया और घर कितना ज्यादा चमक रहा है। तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाती हूँ। तुम्हें 20,000 की जगह 30,000 रुपए महीने के मिलेंगे, ठीक है? अंजलि काम खत्म करके घर वापस आ जाती है। अब वह जादुई झाड़ू से अपने लिए स्वादिष्ट खाना मांगती तो उसे खाना मिल जाता। अब उसकी जिंदगी जादुई झाड़ू की मदद से पहले से बेहतर हो जाती है। एक दिन अंजलि दिव्या के घर से काम करके घर वापस आती है तो उर्मिला बहुत रो रही थी। तभी अंजलि उर्मिला से पूछती है, भाभी क्या हुआ? आप इतनी क्यों रो रही हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी उस परेशानी को दूर कर सकूं। तो मनहूस मेरी परेशानी को हल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जुगनू हॉस्पिटल में है, उसके दिल में छेद है और उसका तुरंत ऑपरेशन होना है। अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो जुगनू मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा बच्चा। भाभी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास माँ की जादुई झाड़ू है। जादुई झाड़ू से जो भी कुछ मांगते हैं वो मुझे मिल जाता है। खाना मांगा, मुझे खाना मिल गया। कपड़े मांगे, मुझे कपड़े मिल गए। अब मैं जादुई झाड़ू से बहुत सारे पैसे मांगती हूँ। तभी अंजलि जादुई झाड़ू से कहती है, जादुई झाड़ू, मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। मेरे सामने 5 लाख रुपए आ जाएं। अंजलि के इतना कहते ही जादुई झाड़ू से 5 लाख रुपए आ जाते हैं। उर्मिला तुरंत हॉस्पिटल में वह पैसे जमा कर देती है और जुगनू का ऑपरेशन हो जाता है। जुगनू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उर्मिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी उर्मिला अंजलि से माफ़ी मांगती है। अंजलि, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, लेकिन तू तो देवी निकली। आज तेरी वजह से मेरा बच्चा ठीक हो गया। अगर तू चाहती तो जादुई झाड़ू के बारे में मुझे कभी ना बताती और मेरे बच्चे को यूं ही तड़प तड़प कर मरता हुआ देखती रहती। मुझे माफ़ कर दे। आज से तू मेरी ननंद नहीं, मेरी बेटी है। आज के बाद मैं तुझसे कोई काम नहीं कराऊंगी। आज से तू मेरी बेटी है। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे।
अंजलि उर्मिला को माफ कर देती है और उसे जादुई झाड़ू की मदद से अपनी भाभी का माँ जैसा प्यार मिलने लगा था। अब वह पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी जीने लगी थी। अब उसकी जिंदगी में कोई दुख कोई परेशानी नहीं रही थी।